कभी सोचा है कि जिंदा होने का मतलब क्या है? हम सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, पर हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है? व्हाट्स रियली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स? ये एक कमाल का सवाल है क्योंकि ज्यादातर समय हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। हमारी बॉडी एक इनक्रेडिबल सेल्फ सस्टेनिंग मशीन की तरह काम करती है और इसके पीछे कुछ बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं। और आज हम इन्हीं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास साइंस की एक किताब का चैप्टर है जो इन प्रक्रियाओं को समझाता है, और हमारा मिशन है ये देखना कि कैसे एक निवाला खाना एनर्जी बनता है, पूरे शरीर में ट्रैवल करता है, और आखिर में उसका कचरा बाहर कैसे फेंका जाता है। एग्जैक्टली हम 4 मुख्य प्रक्रियाओं का पीछा करेंगे: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये सिर्फ अलग-अलग टॉपिक्स नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के 4 हिस्से हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। कहानी शुरू होती है ऊर्जा से। हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, और वो हमें मिलती है भोजन से। यहीं से पोषण यानी न्यूट्रिशन की बात आती है। बिल्कुल, और यहीं पर जिंदा चीजों को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ्स की। पौधे। हाँ, पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के जरिए ये अपना ग्लूकोज खुद तैयार कर लेते हैं। दे आर द अल्टीमेट शेफ्स ऑफ द प्लैनेट। और दूसरी टीम में हम लोग हैं जो बने बनाए खाने पर निर्भर हैं। सही, हम हैं विषमपोषी यानी हेट्रोट्रोफ्स। हम अपनी ऊर्जा के लिए पौधों पर या उन जानवरों पर निर्भर है जो पौधे खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी टीम में खाना पचाने का प्रोसेस कैसे काम करता है। ओके, तो मान लीजिए मैंने एक रोटी का टुकड़ा खाया। अब क्या होगा? ये जर्नी सिर्फ पेट तक नहीं है, राइट? इसकी शुरुआत तो मुंह में ही हो जाती है। वहीं से जैसे आप चबाना शुरू करते हैं, आपका दिमाग लार ग्रंथियों को सिग्नल भेजता है, और उस लार में एक बहुत स्पेशल एंजाइम होता है, सलाइवरी एमिलेज। इसका एक ही काम है, रोटी में मौजूद स्टार्च जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसे तोड़ना शुरू करना। पाचन की असेंबली लाइन पर ये पहला वर्कर है। फिर खाना मुंह से सीधे पेट में तो नहीं गिरता, वो एक मस्कुलर ट्यूब से नीचे जाता है जिसे ओसाफेगस कहते हैं। ये एक स्मार्ट पाइप है जो खाने को लहरों की तरह धकेलकर नीचे भेजता है, चाहे आप सीधे खड़े हों या उल्टे लटके हों। और फिर आता है मेन एक्शन सीन, हमारा पेट यानी आमाशय। सोचिए, पेट एक तरह का केमिकल मिक्सर है। इसमें सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl आता है जी। ये इतना तेज होता है कि ब्लेड गला दे। वाओ, तो ये हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला देता? ब्रिलियंट क्वेश्चन। इसी से बचाने के लिए वहां एक बॉडीगार्ड है, म्यूकस यानी श्लेष्मा। ये एक चिपचिपी परत है जो पेट के अंदरूनी दीवार पर एक शील्ड की तरह काम करती है। इस एसिड का काम है खाने के साथ आए कीटाणुओं को मारना और एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें दूसरा खिलाड़ी अपना काम कर सके। और वो दूसरा खिलाड़ी कौन है? वो एक स्पेशलिस्ट है, पेप्सिन नाम का एंजाइम। इसका सिर्फ एक ही काम है, प्रोटीन को तोड़ना। तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट पर काम शुरू हुआ, पेट में प्रोटीन पर। लेकिन असली काम तो अब शुरू होगा छोटी आंत में, है ना? मैंने सुना है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा हिस्सा है। सबसे लंबा और सबसे जरूरी। यहीं पर पाचन पूरा होता है। यहाँ 2 बड़े हेल्पर ऑर्गन से जूस आते हैं, लिवर और पैंक्रियास। लिवर से आता है पित्रस यानी बाइल जूस। ये खाने में मौजूद फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। हाँ बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे डिश वॉशिंग लिक्विड तेल के दाग को तोड़ता है, ताकि उस पर एंजाइम आसानी से काम कर सके। स्मार्ट। एग्जैक्टली। फिर पैंक्रियास से आता है एक पूरा एंजाइम कॉकटेल। इसमें ट्रिप्सिन होता है जो बचे हुए प्रोटीन को पचाता है, और लाइपेज होता है जो उस तोड़े गए फैट को पचाता है। अंत में छोटी आंत की दीवारें खुद भी कुछ एंजाइम छोड़ती हैं जो हर चीज को उसके सबसे सरल रूप में बदल देती हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में। ओके, तो अब खाना पूरी तरह पच चुका है। हमारे पास ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व हैं, पर ये हमारे शरीर के काम कैसे आएंगे? इन्हें खून में पहुंचना होगा। और यहीं पे छोटी आंत का डिजाइन काम आता है। इसकी अंदरूनी दीवार पर उंगलियों जैसी लाखों करोड़ों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये कमाल की चीज है।
अगर आप छोटी आंत को खोलकर पूरा फैला दें तो उसका सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाएगा। एक टेनिस कोर्ट जितना? दैट्स इनसेन। हाँ, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि खाने का एक भी जरूरी मॉलिक्यूल बचकर न निकल पाए। इन विली के अंदर खून की नसों का जाल बिछा होता है और पचे हुए पोषक तत्व यहीं से सोखकर सीधे खून में चले जाते हैं। ओके, सो द डिलीवरी ट्रक हमारा खून अब पोषक तत्वों से भर चुका है। बट ये तो सिर्फ कच्चा माल है ना। लकड़ी के लट्ठे होने से गर्मी नहीं मिलती, उन्हें जलाना पड़ता है। तो ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के अंदर जलता कैसे है? क्या बेहतरीन ट्रांजिशन है। यहीं से कहानी श्वसन यानी रेस्पिरेशन की शुरू होती है। और इसका मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, असली काम तो सेलुलर लेवल पर होता है। अच्छा? हाँ, वो ग्लूकोज जो खून के जरिए शरीर की हर कोशिका तक पहुंचा है, सबसे पहले कोशिका के साइटोप्लाज्म में टूटता है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का अणु 3 कार्बन वाले 2 अणुओं में टूट जाता है, जिन्हें पाइरुवेट कहते हैं। वेट तो मतलब ग्लूकोज का टूटना यहां से 2 अलग अलग रास्तों पर जा सकता है। ये तो चूज योर ओन एडवेंचर का हो गया। ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंज एवरीथिंग? क्योंकि ऑक्सीजन इस खेल का गेम चेंजर है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं, तो ये पाइरुवेट कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। वहां ये पूरी तरह से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ऊर्जा बनाता है। यह ऊर्जा एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। हर काम के लिए हम यही एटीपी खर्च करते हैं। और अगर ऑक्सीजन ना हो तो, जैसे जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं? तब होता है अवायवीय श्वसन। हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उन्हें चाहिए। तब वो इस पाइरुवेट को लैक्टिक एसिड में बदल देती हैं। इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमें मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन महसूस होती है। ओह, सो दैट्स द रीजन फॉर दैट बर्न। और यीस्ट में भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना? होने वाले अवायवीय श्वसन को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। उसमें पाइरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ब्रेड का फूलना और बियर का बनना सब इसी प्रक्रिया की देन है। कमाल है। तो मतलब वायवीय श्वसन से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है और उसके लिए हमें लगातार ऑक्सीजन चाहिए। अब इसे सांस लेने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती कैसे है? हवा हमारी नाक से फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों के अंदर ये रास्ता पेड़ की डालियों की तरह छोटी छोटी नलियों में बढ़ता जाता है और आखिर में अंगूर के गुच्छों जैसी लाखों छोटी छोटी थैलियों में खत्म होता है, जिन्हें कोपिका या एल्वियोली कहते हैं। और यहीं पर सारा एक्सचेंज होता है। यहीं पर जादू होता है। इन एल्वियोली की दीवारें अविश्वसनीय रूप से पतली होते हैं, एक कोशिका जितनी मोटी, और इनके चारों तरफ खून की सबसे बारीक नसें यानी केशिकाओं का घना जाल होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन इन पतली दीवारों को पार करके सीधे खून में कूद जाती है। अच्छा। और ठीक उसी समय खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से आई थी, वो खून से निकलकर एल्वियोलाई में आ जाती है और सांस छोड़ने पर बाहर चली जाती है। और खून में कोई तो होना चाहिए जो इस ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाए, राइट? एक टैक्सी सर्विस की तरह। बिल्कुल। और वो टैक्सी है हीमोग्लोबिन। ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है जिसे ऑक्सीजन से प्यार है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसे शरीर की हर उस कोशिका तक पहुंचाता है जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। ओके, तो अब हमारे खून में पोषक तत्व भी हैं और ऑक्सीजन भी। ये कच्चा माल और उसे जलाने वाला ईंधन दोनों तैयार हैं। इन्हें शरीर के हर कोने तक, हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी सिस्टम चाहिए। और इंसानों में ये काम हमारा परिसंचरण तंत्र करता है। और इस पूरे सिस्टम का दिल है हमारा हृदय, एक मस्कुलर पंप जो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, लेकिन एक दिन में लगभग 7,000 लीटर खून पंप करता है। 1 मिनट, 7,000 लीटर? मेरी कार की टंकी से कई गुना ज्यादा। और ये काम मुट्ठी भर का एक ऑर्गन कर रहा है। That's insane engineering. It truly is. और इसका डिजाइन और भी शानदार है। इसमें 4 चेंबर होते हैं, 2 ऊपर जिन्हें आलिंद या अट्रिया कहते हैं और 2 नीचे जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, इंसानों में दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खून का एक पूरा चक्कर लगाने में वो दिल से 2 बार गुजरता है। और ये दोहरा परिसंचरण ही वो सुपर पावर है जो हम जैसे गर्म खून वाले जीवों को मिला है। ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को
पूरी तरह अलग रखकर हम अपनी कोशिकाओं को लगातार हाई ऑक्टेन फ्यूल सप्लाई कर सकते हैं। यही वजह है कि हम ठंड में भी एक्टिव रह पाते हैं, जबकि एक सांप या छिपकली को धूप सेंकनी पड़ती है। तो ये 2 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला रास्ता, शरीर का सारा गंदा यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दिल के दाईं तरफ आता है। दिल उसे सीधे फेफड़ों में पंप कर देता है। फेफड़ों में वो खून अपनी कार्बन डाइऑक्साइड फेंक कर ताज़ी ऑक्सीजन उठा लेता है और साफ हो जाता है। दूसरा रास्ता, अब ये साफ ऑक्सीजन से भरा खून फेफड़ों से दिल के बाईं तरफ आता है और दिल का बायां हिस्सा बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसे इस खून को जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेजना होता है। और ये खून जिन पाइपों में बहता है वो हैं धमनियां, शिराएं और केशिकाएं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बिल्कुल, धमनियां यानी आर्टरीज वो मोटी मजबूत दीवार वाली पाइप हैं जो दिल से साफ खून को शरीर तक ले जाती हैं। ये हाईवे की तरह हैं। शिराएं यानी वेन्स गंदे खून को वापस दिल तक लाती हैं। ये वापसी की सड़कें हैं। और केशिकाएं यानी कैपिलरीज वो सबसे बारीक गलियां हैं जो हर घर यानी हर कोशिका तक पहुंचती हैं। पौधों में भी ऐसा कोई सिस्टम होता है? हाँ, लेकिन बहुत अलग। उनके पास 2 मुख्य पाइपलाइन है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एक वन वे वाटर पाइप है जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम एक 2 वे फूड डिलीवरी सर्विस है जो पत्तियों में बने खाने मतलब ग्लूकोज को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां ऊर्जा की जरूरत है। ओके, तो हमने खाया, सांस ली और जरूरी चीजों को पूरे शरीर में पहुंचा दिया। लेकिन जब शरीर में इतनी सारी केमिकल फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो जाहिर है कुछ बेकार और जहरीला कचरा भी बनेगा। बिल्कुल। इन्हें शरीर से बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का रोल आता है। हाँ, और मनुष्यों में इस सफाई का जिम्मा मुख्य रूप से हमारी किडनी यानी वृक्क के पास है। ये एक जोड़ी राजमा के आकार के अंग हैं जो हमारे खून के लिए एक मास्टर प्यूरिफायर का काम करते हैं। इनका मुख्य काम है खून में से यूरिया जैसे जहरीले नाइट्रोजन वाले कचरे को छानकर बाहर निकालना। ये काम कैसे होता है? किडनी के अंदर ऐसा क्या है? हर किडनी के अंदर लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यही असली हीरो हैं। तो ये फिल्टर बड़ा स्मार्ट है। ये ऐसा है जैसे आप कचरा फेंकते वक्त गलती से अपना वॉलेट भी फेंक दें, लेकिन फिर कोई जाके कचरे में से सिर्फ आपका वॉलेट वापस निकाल रहा है। इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। नेफ्रॉन बिल्कुल यही करता है। पहले चरण में जब खून उसकी बारीक नलियों से गुजरता है तो दबाव के कारण लगभग सब कुछ छन जाता है, पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नमक और साथ में यूरिया भी। मतलब काम की चीजें भी कचरे के साथ चली गई। लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। दूसरे चरण में जैसे ही ये छना हुआ लिक्विड नेफ्रॉन की लंबी ट्यूब से गुजरता है, हमारा शरीर एक क्वालिटी चेक करता है। वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जरूरी मात्रा में पानी और नमक जैसी सभी काम की चीजों को वापस सोखकर खून में भेज देता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और जो बच गया वही यूरिन है। एग्जैक्टली। बचा हुआ जहरीला यूरिया और शरीर का फालतू पानी मिलकर मूत्र यानी यूरिन बनाते हैं, जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर किसी की किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या होता है? तब ये जहरीला यूरिया खून में जमा होने लगता है, जो जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक मशीन ये काम करती है जिसे डायलिसिस कहते हैं। इसमें मरीज का खून शरीर से बाहर एक मशीन में साफ होकर वापस शरीर में भेजा जाता है। और पौधे वो अपना कचरा कैसे फेंकते हैं? उनके तरीके बहुत सरल हैं। फोटोसिंथेसिस में बनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उनके लिए कचरा है, जिसे वो पत्तियों के छोटे छोटे छेदों से बाहर फेंक देते हैं। ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया से वो फालतू पानी को भाप बनाकर उड़ा देते हैं, और कुछ बेकार चीजें वो अपनी पुरानी पत्तियों या छाल में जमा कर देते हैं, जो बाद में पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन ये चारों प्रक्रियाएं कितनी जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पाचन तंत्र से मिला ग्लूकोज बिना श्वसन के बेकार है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन बिना परिवहन तंत्र के पहुंच नहीं सकती, और इन सब से बना कचरा अगर उत्सर्जन तंत्र से बाहर न निकले तो पूरा सिस्टम जहरीला हो जाएगा। बिल्कुल। इन स्रोतों से जो एक थीम बार बार उभर कर आती है वो है संरचना और कार्य का तालमेल, फॉर्म फिट्स फंक्शन।
चाहे वो छोटी आंत के विली हों जो टेनिस कोर्ट जितना एरिया बनाते हैं, या फेफड़ों के लाखों एल्वियोलाई जो गैस एक्सचेंज के लिए विशाल सतह देते हैं, या फिर किडनी के लाखों नेफ्रॉन्स जो बारीकी से खून को छानते हैं। हर स्ट्रक्चर अपने काम के लिए परफेक्टली डिजाइन किया गया है। ये प्रकृति की ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है। सच में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी बॉडी कितनी शानदार मशीन है। हाँ, और यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल की ओर भी ले जाता है। अध्याय में ये भी बताया गया है कि हमारी आंत में अरबों खरबों बैक्टीरिया रहते हैं जो पाचन में हमारी मदद करते हैं। तो ये हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या हम सिर्फ एक जीव हैं या फिर अपने आप में एक चलता फिरता पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम है? अगर हमारी अपनी जीवन प्रक्रियाएं हमारे अंदर रहने वाले दूसरे अरबों जीवों पर इतनी निर्भर हैं, तो स्वयं होने का, एन इंडिविजुअल सेल्फ होने का असली मतलब क्या?